हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा भूगोल में है, हमारा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हमारा जो इसमें है वो है विश्व का भूगोल, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है सौर मंडल या पृथ्वी, सोलर सिस्टम या अर्थ। इसका पहला पहला क्वेश्चन है, ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित कौन सा भाग दिखाई देता है? ए फोटोस्फीयर, बी कोरोना, सी क्रोमोस्फीयर, डी कोर। से आंसर इसका बी कोरोना। सूर्य के धरातल के ऊपर के आवरण को तीन मंडलों फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना में बांटा गया है। ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो क्रोमोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। यह आवरण कमजोर गैसों से बना है जो सूर्य के प्रकाश मंडल के उज्ज्वल प्रकाश से विभूत होता है। जब ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के चेहरे को अवरुद्ध करता है तो सूर्य के चारों ओर सफेद मोती प्रभात मंडल के रूप में कोरोना दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोधी क्रम को दर्शाता है? ए मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। बी बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। डी शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। से आंसर है इसका सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ये अवयव हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण यानी यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा होता है बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 2 मिनट 8 सेकंड, बी 6 मिनट 10 सेकंड, सी 8 मिनट 20 सेकंड, डी 9 मिनट 16 सेकंड। से आंसर है इसका सी 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि ये कितना पड़ता है? 8 मिनट 20 सेकंड 496.6 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लगाता है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 किलोमीटर अर्थात अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी मध्य दूरी है 14.58 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में इनमें कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ए नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, बी ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, सी गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोलांट, डी ग्रहणीय हाइपोथेसिस कांट। सी आंसर इसका बी ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। इससे मेल खाता है। अच्छा, नेबुलर परिकल्पना इसके पीयर साइमन डी लाप्स, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हेराली जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस इमैनुअल स्वेडेनबर्ग व इमैनुअल कांट, फिर है ग्रहीय हाइपोथेसिस थॉमस सी चैम्बरलिन और फॉरेस्ट ऑफ मोल्टन। अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? ए वर्णमंडल, बी वातावरण, सी प्रकाश मंडल, डी स्थलमंडल। सी आंसर इसका सी प्रकाश मंडल। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का महत्तम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। सी आंसर इसका ए शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं और इसे पृथ्वी की जुड़िया बहन भी कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखने वाला यह तीसरा खगोलीय पिंड है जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तिथि पर दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रह की सामान्य स्थित दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ए नेपच्यून, बी शुक्र, सी शनि, डी यूरेनस। से आंसर इसका बी शुक्र। बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं तथा पृथ्वी से बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। से आंसर इसका बी बुध। से आंसर इसका बी। सौरमंडल में 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। इसका कोई ग्रह नहीं तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें
चुंबकत्व का होना है। वायुमंडल के अभाव के कारण इसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह का पार्थिव ग्रह है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी अरुण। सी आंसर है इसका सी मंगल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। ए आंतरिक या पार्थिव ग्रह, इनर या टेरेस्ट्रियल। फिर है पृथ्वी सदृश ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह शामिल है। फिर है बाह्य ग्रह, या बृहस्पति है ग्रह, आउटर या जोवियन प्लैनेट। बृहस्पति ग्रह सदृश ग्रहों को बाह्य या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह शामिल है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ता ने एक दल ने की थी? ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। सी आंसर है इसका डी मंगल। अगस्त 2015 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर झील के प्रमाण की पुष्टि, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की दिशा होने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। सी आंसर है इसका ए सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य की दूरी के क्रम में चौथा, आकार में सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी के देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण से लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फोबस तथा डिमोस मंगल के दो उपग्रह। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है उपग्रह। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से लगभग 30 गुना ऊंचा है। अगला प्रश्न है, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैक्टिबिलिटी निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? ए सूर्य, बी बृहस्पति, सी चांद, डी मंगल। सी आंसर इसका सी चांद। शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैक्टिबिलिटी चंद्रमा से संबंधित है। यह सागर चंद्रमा के ट्रैक्टिबिलिटी बेसिन में पाया जाता है। यह बेसाल्ट से बना है। यह चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अंधेरा स्थान है। यहाँ चांद पर कम ऊंचाई वाले मैदान हैं जो पानी और धूल से भरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बृहस्पति कथन के बारे में सही है? ए बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बी इसके केवल 2 चंद्रमा है, सी सौरमंडल में सबसे छोटा डी इसका है, डी यह एक ऐसा ग्रह है जिसपे कोई गैस नहीं है। सी आंसर इसका सी। पृथ्वी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमने के कारण सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जोवियन ग्रह खोजे? ए बुध, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी मंगल। सी आंसर इसका सी यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शनि है। सी आंसर इसका डी शनि। शनि ग्रह पर सबसे अधिक वलयों की संख्या है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाते हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तो कौन सा अंतरिक्ष सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ए मेघ में, बी सेरेस, सी प्लेटो, डी होमिया। सी आंसर इसका बी सेरेस है। सेरेस अंतरिक्ष और सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर, जो पृथ्वी के चंद्रमा के 1/4 से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। से आंसर इसका सी बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 माह वर्ष 11 वर्ष 9 माह वर्ष लगते हैं, यानी कि 11 वर्ष और 9 महीने। इसके उपग्रह की संख्या 95 है, जिनमें गेमिनिडी सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, बृहस्पति के 95 और शनि के 274, अरुण के 27, वरुण के 13, आया, यूरोपा, केटिलो, एल्मिथी आदि इसके अन्य उपग्रह हैं। बुध से शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। से आंसर इसका ए।
प्रश्न काल में बृहस्पति के ग्रह के पास 68 उपग्रह तथा वर्तमान में इसकी संख्या 95 और शनि के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, कितने प्रतिशत भाग है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/5, डी 1/6। सही आंसर है इसका बी 1/4। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,474 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। अतः चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ए टीन, बी टंगस्टन, सी टेंटलम, डी टाइटेनियम। से आंसर है इसका डी टाइटेनियम। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक है। चंद्रमा एक पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? ए लगभग 20 से 22%, बी लगभग 25 से 27%, सी लगभग 40 से 42%, डी लगभग 32 से 35%। सही आंसर है इसका डी 32 से 35%। पृथ्वी की संरचना में आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ए 60%, बी 70, सी 80, डी 90। से आंसर है इसका डी 90%। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। नासा। अगला प्रश्न, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ए अल्फा सेंचुरी, बी बर्नार्ड स्टार, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी सीरियस। से आंसर है इसका सी प्रामिक्सा सेंचुरी। यह पृथ्वी से 4.246 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सर्वमुख्य मुख्य स्रोत क्या है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी अग्नि, डी महासागर। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है ए। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की बाह्य सतह से कोरोना के नाम से जानता है। इसका तापमान लगभग 6000 सेल्सियस होता है। कोरोना की खोज फ्रांस हाफर ने की थी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा हीलियम से नाभिक संलयन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कठोर बाह्य हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बातम मंडल शामिल है, से क्या कहा जाता है? ए जैवमंडल, बी स्थलमंडल, सी जलमंडल, डी वायुमंडल। सी आंसर है इसका बी स्थलमंडल। पृथ्वी का कठोरतम बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बातम मंडल शामिल है, से स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से में गठित होता है। ए ऑक्सीजन और आयरन, बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी सिलिकॉन और आयरन, डी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। से आंसर है इसका डी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति के आधार पर स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में सियाल, सीमा तथा निफे में बांटा है। सियाल, पृथ्वी की परपट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। सियाल की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, अभ्रक, कोयला आदि है। सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहा जाता है। फिर है सीमा, यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। सिलिका, एसआई सिलिका, मैग्नीशियम, एमजी की अधिकता के कारण इसे सीमा कहा जाता है। फिर है निफे, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है। लेकिन निकिल तथा लोहे की अधिकता के कारण इसे निफे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ए स्थैतिक हॉरिजॉन्टल, बी लंबवत ऊर्ध्वाधर, सी गोलाकार, डी अंडाकार। सही आंसर है इसका डी अंडाकार। जोहान्सन केपलर ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण का पथ दीर्घवत या अंडाकार होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? ए 5,999 किलोमीटर, सी 6,371 मीटर, डी बी सी है 6,990 किलोमीटर और डी है 9,066 किलोमीटर। सी आंसर है इसका बी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। अब तक ज्ञात ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके विषुवतीय त्रिज्या 6,378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6,357 किलोमीटर है।
पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 मीटर और तथा कुल क्षेत्रफल पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल है इसका 51 करोड़ 72 लाख। अगला प्रश्न देखें, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? ए 7 फरवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 3 दिसंबर। सही आंसर है इसका बी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक लगभग 14.7 किलोमीटर होती है और इसे उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, बी 13,560 किलोमीटर, सी 13,900 किलोमीटर, डी 14,657 किलोमीटर। सही आंसर है इसका ए। पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है और यह अपने एक्स पर 23 सही 1/2 झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अगला टॉपिक है अक्षांक रेखा, देशांतर रेखा और मानक समय। इसका पहला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय शहर में मध्य रेखा पर पार करती थी जिसे ग्रीनविच मेरीडियन को अपनाने से पहले भारत के अपने प्रमुख मेरिडियन माना जाता है? ए वाराणसी, बी मुंबई, सी पटना, डी उज्जैन। सही आंसर है इसका डी उज्जैन। वर्तमान ग्रीनविच मध्य रेखा अपनाए जाने से पूर्व भारत की अपनी प्रथम मध्य रेखा मेरिडियन थी जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुजरती है। अगला प्रश्न है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? ए भूमध्य रेखा पर, बी 23.5 सेल्सियस उत्तर में, सी है 23.5 दक्षिण में, फिर है 66.5 उत्तर में। आंसर है इसका बी। पृथ्वी के अक्षांश के झुकाव के कारण परिक्रमा में प्रगति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है तथा इस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ए विषुवत, बी अपसौरिका, सी संक्रांति, डी सूर्य समीपक। सही आंसर इसका सी संक्रांति। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। सही आंसर है इसका 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है? ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च, डी 23 दिसंबर। सही आंसर है इसका बी 21 जून। 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के लगभग चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुत 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात्रि छोटी होती है। वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी होती हैं तो शीत ऋतु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ए 12, बी 30, सी 24, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी 24। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम अथवा मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट सूर्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच
नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइस मेरिडियम या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। अगला प्रश्न है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम, डी ग्रीनविच गोल्ड टाइम। सही आंसर है इसका बी ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी एक पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है जो ग्रीनविच मीन टाइम का विपरीत उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर रेखा स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मिनिडम या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत में 82.30 पूर्वी यमोत्तर को मानक मध्य रेखा का माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नोट, हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ए 4 घंटे, बी 7 घंटे, सी 5.5 घंटे, डी 3.72 घंटे। सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा, सी त्रिपुरा। सही आंसर है इसका सी ओडिशा। कर्क रेखा ग्लोब पर विषुवत रेखा के 23.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा जो भारत के मध्य में होकर 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः इसमें उड़ीसा पर नहीं गुजरती। वसंत विषुवत क्या होता है? ए 21 मार्च को, बी 18 जून को, सी 23 दिसंबर को, डी 22 दिसंबर को। सही आंसर इसका ए 21 मार्च को। भारत में वसंत विषु की सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है अक्षांक का एक वर्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा सतह से 52 दक्षिण में होता है क्या कहलाता है? ए हार्स अक्षांक, बी शीत अक्षांक, सी 52वां इम्प्लिट, डी 52वां समांतर देशांतर। सही आंसर है इसका डी। वह अक्षांक वर्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा सतह से 52 दक्षिण में है 52वां समांतर देशांतर दक्षिण कहलाता है। जबकि अक्षांक अशु अक्षांक हार्स अक्षांक भूमध्य रेखा से 30 से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय व उच्च वायुदाब पेटी है। अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुव पर, सी प्राइम मेरिडियम पर, डी काटिका पर। सी आंसर इसका ए विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या जीरो अक्षांक रेखाएं पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है एक घंटे के समांतर को देशांतर दूरी होगी? ए 15, बी 30, सी 45, डी 60। से आंसर इसका ए। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया था। अर्थात प्रत्येक जोन 15 के बराबर होता है। ग्रीनविच मतलब 0 देशांतर पर है जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियम सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, मोली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ए ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, सी बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। स्थल व जल पर भूमध्य रेखा इक्वाडोर लाइन कुल 13 देशों को होकर गुजरती है। इनका विवरण है सॉम टोम ऑफ पेविस, बी गेबान, 3 कांगो गणराज्य, 4 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर 5 है युगांडा, 6 केन्या, 7 सोमालिया, डी मालदीव, 8 9 इंडोनेशिया, 10 किर्बित, 11 इक्वाडोर, 12 कोलंबिया और 13 ब्राजील। अगला प्रश्न है भारत के मानक यमांतर रेखा क्या है? ए 82 30 पूर्वी देशांतर, 83 30 पूर्वी देशांतर, 82 पूर्वी देशांतर और 82 50 पूर्वी देशांतर। से आंसर इसका ए 80 30 पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय जीएमटी 82:30 पूर्वी देशांतर भारत का जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे उच्च अक्षांक है 5725 एन, 37 एन, 68 7 एन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांक 37 एन है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 4
से 37 उत्तराक्षांक और 68 से 97 25 पूरी देशांतर के मध्य है। पूर्वी भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांकीय विस्तार 64 से 37 उत्तराक्षांक के मध्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में अति समीपस्थ कोई शहर है? ए मिजोरम, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी छत्तीसगढ़। सी आंसर है इसका बी मध्य प्रदेश। 2330 उत्तराक्षांक को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर देखो कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा पर है। भोपाल मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, ये इनकी अक्षांक स्थिति है, ये देख लेना अगर। गांधीनगर गुजरात, आइजोल मिजोरम, अगरतला त्रिपुरा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, रायपुर छत्तीसगढ़ और जोधपुर राजस्थान, ये इनकी है उत्तर अक्षांक स्थिति। ऐसा स्पष्ट है 2330 कर्क रेखा को सापेक्ष मध्य प्रदेश का भोपाल जो कि 23 पट्टी के आकांक्षीय विस्तार पर अवस्थित निकटतम शहर है। उपयुक्त विकल्प बी है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी है, जो कि पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है, सर्दीय विषुवत रात दिन बराबर 2019 में को था, कब था? ए 23 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 16 अक्टूबर, डी 26 अक्टूबर। से आंसर है इसका ए। विषुवत वर्ष वैसा वर्ष है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय लंब होता है। इस समय दोनों गोलार्ध को समान प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समान हो जाती है। स्थिति वर्ष में 2 बार आते हैं, क्रम 21 मार्च तथा 23 सितंबर। बसंत विषुवत व शरद विषुवत कहलाते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न, कर्क रेखा विषुवत निम्नलिखित किन राज्यों से हो जाती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। ए 1 2 3 4 1 3 4, सी 1 2 4, डी 1 2। से आंसर है इसका सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियम 5 राज्यों से माध्यम से गुजरते हैं। इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। से आंसर है इसका सी बिहार। 5 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, रहेगा फोन आ रहा है, उड़ीसा। इस प्रकार भारतीय मानक मेरिडियम बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ए 8230 ई देशांतर, बी 37 एन देशाक्षांक, सी 68 ई ईस्ट देशांतर, डी 9725 ईस्ट देशांतर। से आंसर इसका ए। भारत का मानक समय मेरिडियन 82.30 ई देशांतर है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ग्रीनविच मीन से 5.30 घंटा आगे है। अगला टॉपिक हमारा, विश्व के प्रमुख पर्वत स्थिति व उच्चतम शिखर और पठार। इसका पहला प्रश्न है, हिमाचल के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200 मीटर, बी 8848 मीटर, सी 8500 मीटर, डी 9000 मीटर। से आंसर है इसका बी। प्रश्न काल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। चीन और नेपाल के विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? ए कापर कैन्यन, बी कोल्फा कैन्यन, सी फिश रिवर कैन्यन, डी द ग्रेट कैन्यन। से आंसर है इसका डी। द ग्रेट कैन्यन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत, डी ब्रह्मा। से आंसर है इसका बी नेपाल। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। हिमाचल पर्वत का श्रृंखला का भाग है। यह सफेद पर्वत भी कहलाता है। अगला प्रश्न है,
किस यूएसए प्लेट में भारत प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां? ए रिडज, बी रेंजर, सी क्रेटर, डी डंस। सही आंसर है इसका डी डंस। डच यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट के टकराव के सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ए जर्मन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी यूक्रेन। सही आंसर है इसका सी रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीप में। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एवरेस्ट रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,442 मीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? ए माउंट हुन्सेकजेआ, माउंट चिम्ब्राओ, बी माउंट किलिमरो, सी माउंट एकांगुआ। सही आंसर है इसका बी माउंट चिम्ब्राओ। माउंट चिम्ब्राओ इक्वाडोर पर्वत की चोटी पर पृथ्वी के केंद्र में दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर में है। चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घ वर्ताकार है जिसमें विषुवत रेखा पर इसके व्यास सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अल्पस, बी हिमालय काराकोरम, सी एंडीज, डी तिब्बत। सही आंसर है इसका सी एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है 7,000 किलोमीटर। रोकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है 4800 किलोमीटर। हिमालय एशिया में है 2400 किलोमीटर। महान डिवाइन श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में 3700 किलोमीटर। ट्रांस अंटार्कटिका में यह है 3500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी ग्रीस, सी मेगाडोर, डी मंगोलिया। सही आंसर है इसका ए अर्जेंटीना। पेंटागोनिया एक पठार क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिण भाग मरुस्थलीय है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन के बीच है स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी नेपाल और तिब्बत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच है। इसकी ऊंचाई है 8,084.46 मीटर। अगला प्रश्न है, मेसोटा पठार किस देश में स्थित है? ए तुर्की, बी इथियोपिया, सी स्पेन, डी ईरान। सही आंसर है इसका सी स्पेन। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के ऊंचावतम है। यह भूपटल के लगभग 33% भाग पर स्थित है। मेसोटा पठार स्पेन, यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? ए माउंट पेड्रो, बी बाइबल रॉक, सी करिंगलपोटा, डी हकगाला। सही आंसर है इसका ए माउंट पेड्रो। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। दूसरा नाम इसका है पिडुरु तालंगा। ऊंचाई 2524 मीटर। नुआरा एरिया शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। किरिगलकोटा ऊंचाई 2328 मीटर श्रीलंका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला टॉपिक है, नदियां तथा नदियों की घाटी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यांगती, बी नाइल, सी मिसिसिपी, डी अमेजन। सही आंसर है इसका बी नाइल। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। इस सबसे लंबी नदी नील है। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, उस सबसे बड़े देश का नाम दे जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत, डी लीबिया। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा देशविहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश है जहाँ कोई भी नदी बहती है, जैसे ओमान, कतर। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ए मेकांग, बी पर्ल, सी गंगा, डी यांगसी। सही आंसर है इसका डी यांगसी। यांगसी नदी पूर्वी चीन में बहती है। इसे नदी के किनारे सभ्यता का जन्म है, इसलिए इसे सभ्यता का पालना गर्भ कहते हैं। यह नदी उत्तरी संगाई में बहती है। यह चीन के तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी और चीन की दूसरी बड़ी नदी हांगसो पीली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो और आर पार करती है? ए अमेजन, बी नील, सी कांगो, डी नाइजर। सही आंसर है इसका सी कांगो। कांगो नदी जिसे जायरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा के 2 बार तथा भारत की महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, डेंगू नदी का उद्गम किस देश में है? ए हंगरी, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है इसका बी जर्मनी।
डेम्बू नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनोसिंगो कस्बे के पास होता है, फिर पूर्व की ओर बहती है, अंत में यह काला सागर में जाकर मिलती है। डेम्बू नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेम्बू नदी की कुल लंबाई 2842 किलोमीटर है, तो 10 देशों के होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए महासागर, बी सागर, सी खारा पानी, डी नदी। सही आंसर है इसका डी नदी। पृथ्वी पर जल मंडल का लगभग 57% भाग खारे पानी के रूप में समुद्र में मौजूद है, जबकि 3% जल ही मीठे के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों तथा हिमटोपे के रूप में होते हैं, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार मीठे जल पानी का स्रोत नदी होगा। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलप्रपात मेजर वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। इसका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है इसका सी वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल, 989 मीटर। कन्नामाई राष्ट्रीय उद्यान बेलीवर वेनेजुएला में, तथा साउथ अफ्रीका का टुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है, जिसकी 948 मीटर है ऊंचाई। इसके अलावा मेगेफोसन झरना नॉर्वे तथा मोटराजी झरना जिम्बाब्वे क्रम तृतीय व चतुर्थ स्थान पर है, जिसकी ऊंचाई 773 मीटर तथा 762 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख झीलें भूमिगत जल। पहला प्रश्न, भूमिगत चट्टान परत के लिए उपयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचलन करते हैं? ए बेसिन, बी जलभृत, सी जलग्रहण क्षेत्र, डी अर्सेटियन कुआं। सही आंसर है इसका बी। ऐसी भूमिगत चट्टान या परत जो भूजल का भंडारण और संचलन करते हैं जलभृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भर जाता है, इस परत की ऊंची सीमा कहलाती है? वाटर बैंड, वाटर लेवल, वाटर टेबल, वाटर लेयर। सही आंसर इसका सी वाटर टेबल। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर टेबल कहते हैं। इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न भू जल भंडारण के किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? ए अग्नेय और कायांतरित, बी चूना पत्थर संरचना, सी अवसादी चट्टानें, डी जलोढ़ डूबने की। सही आंसर इसका ए अग्नेय और कायांतरित चट्टानें। कम पारंपरिकता के कारण अग्नेय और कायांतरित चट्टानें निम्न भूजल भंडारण से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? ए ग्रेट सॉल्ट लेक, बी पुलिकट, सी सांबर, डी घोटाले तालाब। से आंसर है इसका डी। यह इथियोपिया में स्थित है। अगला प्रश्न, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी तुर्की, सी केन्या, डी ओमान। से आंसर है इसका सी केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह ओमान तुर्काना बेसिन का हिस्सा है जो केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? ए इनमें से कोई नहीं, बी सुपीरियर झील, सी कैप्शन सागर, डी बेकार। से आंसर इसका सी कैप्शन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय कैप्शन सागर है, इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा तजाकिस्तान में लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है, यह विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बेकार झील के रूप में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ए झील, बी कुआं, सी समुद्र, डी टैंकर। से आंसर इसका ए झील। झील सतह पर जल संसाधन एक बड़ा उदाहरण है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः संसाधन का उपयोग योग्य बनाया जाता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70%, उद्योग में 23% तथा घरेलू अन्य में 7% होता है। अगला प्रश्न, एक्वीफायर जलभूत क्या है? भौम जल स्तर के नीचे क्षेत्र, बी भौम जल स्तर के नीचे क्षेत्र, सी सरस्वती के क्षेत्र में ऊपरी सतह, बी सशक्त क्षेत्र की निचली सतह। सही आंसर इसका ए। जल भर या जलभरत धरातल की सतह के नीचे चट्टान का एक संस्तर है जहाँ भूजल एकत्रित होता है। जल भर ज्यादातर ऐसी बलो पत्थर चट्टानों के पाए जाते हैं जिनके नीचे सेल या सिल्ट स्टोन की परत पाई जाती है। जल भर को अपरागम में जल स्रोधी परत के रूप में दो भागों में बांटा जाता है। ए मुक्त जल भर, बी स्रोधी जल भर।
अगला टॉपिक है वायुमंडल स्थानीय पवन। आपतित, इसका पहला प्रश्न है, आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विवरण का क्या प्रतिशत होता है? ए 2 से 10, बी 50, सी 1 से 5, डी 100। आंसर इसका बी। आपतित और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण पार का प्रतिशत 50 होता है, जबकि यह पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया इस उपलब्ध ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्रहण करता है। विशेष रूप से पौधे पीआर का केवल 2 से 10% ही ग्रहण कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, हानिकारक यूवी बैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किससे ओजोन परत मौजूद है? ए समतापमंडल, बी तापमंडल, सी सौरमंडल, डी मध्यमहार से आंसर इसका ए। हानिकारक पराबैंगनी किरणें को हमारी रक्षा वायुमंडल की समतापमंडल परत कराती है, क्योंकि इसमें विद्यमान ओजोन परत घातक पराबैंगनी किरणें को धरातल पर आने से रोकती है। ये किरणें जीवों में चर्म कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, ओजोन होल किससे संबंधित है? ए ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, बी इनमें से कोई नहीं, सी समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, डी सौरमंडल में ओजोन परत में वृद्धि। सही आंसर इसका सी समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह समतापमंडल में स्थित है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। पृथ्वी पर बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? ए सौरमंडल, बी मध्यमान मंडल, सी समतापमंडल, डी ब्रह्मंडल। से आंसर इसका सी समतापमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित समतापमंडल में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। समतापमंडल 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है। वायुमंडल उड़ने के आदर्श दशा समतापमंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर मनुष्य के कैंसर रोग को जन्म देती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की व्यापार जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है। ए समतापमंडल, बी आंसर इसका डी। वायुमंडल की मध्यमंडल परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। मध्यमंडल तापमान मंडल के ऊपर होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती है। एक सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमहामंडल, अयनमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम सौरमंडल है तथा सबसे ऊपरी परत को बृहस्पति मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग के संरक्षण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। ए वायुमंडल, बी सौरमंडल, सी अयनमंडल, डी समतापमंडल। से आंसर इसका सी अयनमंडल। धरातल के 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत वायुमंडल के भाग को अयनमंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल का तापमान वृद्धि होती है। अयनमंडल में सबसे नीचे स्थिर डी लेयर होती है, जिससे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती है। अयनमंडल की सबसे ऊंची परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है, वायु का लगभग कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन है? ए 1:5, बी 1:4, सी 2:3, डी 2:5। से आंसर इसका ए 1:5। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल की विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.93%, अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:1.5 है। अगला प्रश्न, सामान्य वायुमंडलीय लाभ होता है। ए 760 सेंटीमीटर पारास्तंभ, बी 1.030 गुणा 10 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 1.030 गुणा 10 स्क्वायर 10 6 स्क्वायर, फिर है न्यूटन मीटर स्क्वायर में,
डी है 760 मिलीमीटर पारास्तंभ। सही आंसर है इसका डी 760 मिलीमीटर पारास्तंभ। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल व विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहता है। वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारास्तंभ के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस वातावरण पर महत्वपूर्ण भाग है? ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। सही आंसर इसका सी नाइट्रोजन। वायुमंडलीय संगठन में कई गैसों का योगदान है, ये हमने इससे पहले बता दिए हैं। इससे जो आगे गैसें में देख लो शेष है, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रेट ऑक्साइड, ओजोन, नियान, क्रिप्टॉन, जेरॉन आदि सम्मिलित गैसें हैं। अगला प्रश्न है, हवा में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रधान रूप से पाई जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही आंसर है इसका सी नाइट्रोजन। हवा गैसों का मिश्रण जिनमें गैसों की मात्रा है नाइट्रोजन 78.1, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% आदि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह कौन सा पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करता है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी आयोनोस्फीयर, सी एक्सोस्फीयर, डी ट्रोपोस्फीयर। से आंसर इसका ए। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर वापस आ जाती है, जबकि आयन मंडल से रेडियो तरंग टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। अगला प्रश्न, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है क्या कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए कोहरा। वायुमंडल की निचली परतों में एकमात्र धूल कण धुआं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसान के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ए 78 से 79, 40 से 42, 18 से 20 और 10 से 11%। सही आंसर इसका ए 78 से 8। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा सांताना कहाँ बहती है? ए साइबेरिया, बी अर्जेंटीना, सी स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डी कैलिफोर्निया। सही आंसर है इसका डी कैलिफोर्निया। सांताना हवा शुष्क, प्राय गर्म और धूल भरी हवा है। इस शीत ऋतु तो बसंत ऋतु में अक्सर चलती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया पर तथा पश्चिमी अमेरिका ग्रेट बेसिन पर पड़ता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, सांता आना, कैनाडा और वहाँ के स्थानीय ऑरेंज काउंटी में सांता आना घाटी के नाम पर पड़ा है। यह हवा बहुत शुष्क और गर्म हवा होती है, मरुस्थल में बहती है। इसे कैलिफोर्निया में शैतानी हवा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ए काली बैसाखी, बी बेंगोसावल, सी लू, डी व्यापारिक पवनी। सी आंसर है इसका सी लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म पवन को लू कहा जाता है। यह गर्मी में उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्वी दिशा में चलती है। लू की वजह से तापमान में भारी वृद्धि होती है, जो लगभग 45 सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की उष्ण हवाएं प्राय मई से जून के महीने में चलती है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है भूकंप प्रमुख ज्वालामुखी। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती है? ए बी पी तरंगे, बी सतही तरंगे, सी एस तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी पी तरंगे। यह प्राथमिक तरंग है। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। यह ठोस द्रव तक ये तीनों अवस्था में चलती है, परंतु ठोस में इनका वेग अधिक होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। फिर एस तरंगे सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं। यह द्वितीय तरंगे हैं, यह केवल ठोस गैस चलती हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। फिर सतही सरफेस तरंगे, इसकी उत्पत्ति धरातलीय चट्टाने भूगर्भीय तरंगों के मध्य निश्चित किरण से होती है। यह केवल तेजी तल पर गमन करते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। ए चक्रवात, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी भूकंप। सही आंसर है इसका डी भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा को निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होते हैं, जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करते हैं। यह प्लेटों के संलयन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए सिस्मोग्राफी, बी सोनोग्राफी, सी स्पेक्ट्रोग्राफी, डी सिस्मोग्राफी। सही आंसर है इसका ए सिस्मोग्राफी।
भूगर्भ की एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफियोलॉजी कहता है। जबकि जिन उपकरणों द्वारा भूकंप तरंग की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफी कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: राशि फेरल स्केल, 2 मर्केली स्केल, डी 3 रिएक्टर स्केल। सही आंसर है इसका नहीं, हाँ इसमें रिएक्टर स्केल देखो, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया था। रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। अगला प्रश्न, हवाई ज्वालामुखी नीलुमिति किसका उदाहरण है? ए ढाल ज्वालामुखी, बी समग्र ज्वालामुखी, सी कैलोडी ज्वालामुखी, डी बाल्ट बेसाल्ट फरांस। से आंसर इसका ए। हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से ध्रुव प्रभाव में बना होता है। ढाल ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखी से ढाल क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ढाल ज्वालामुखी में बेसाल्टिक लावा राख और चट्टान की तुलना में कम चिपचिपा होता है। एक और घटना जो ढालों में इतने बड़े होने की अनुमति देती है उसे लावा ट्यूब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्न में से किस देश में स्थित है? ए पुर्तगाली, बी स्पेन, सी ग्रीस, डी इटली। से आंसर है इसका डी इटली। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है इटली देश के सिसिली पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर। यह आल्प्स पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो इनमें से किस देश में स्थित है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया, बी कीनिया, सी इथियोपिया, डी घाना। से आंसर है इसके तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत एकल पर्वत है, यानी कि किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं। इस पर्वत का निर्माण 30 लाख साल पहले 3 अलग अलग ज्वालामुखी से निकले ज्वाला के लगातार ठंडा होकर जमाने से शुरू हुआ। ये 3 ज्वालामुखी किबो, ममेजी और शिफा है। ममेजी और शिरा ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। अब इनमें से कभी भी लावा नहीं निकलेगा, लेकिन किबो ज्वालामुखी अब सुसुप्त अवस्था में और किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। किलिमंजारो पर्वत पर किबो ज्वालामुखी की चोटी ही सबसे ऊंची है, जिनकी समुद्र से ऊंचाई 5895 मीटर है। यह पर्वत किलिमंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो लगभग 1688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गैलेक्स ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए कोलंबिया, बी मेक्सिको, सी इटली, डी हवाई। से आंसर है इसका ए कोलंबिया। गैलेक्स ज्वालामुखी जो कोलंबिया में देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। गैलेक्स ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वेडोर का माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। अगला टॉपिक है, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्राएं। इसका पहला प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? ए त्रिपोली, बी एडमस्टन, सी पोर्ट लुइस, डी लग्जमबर्ग। से आंसर है इसका ए त्रिपोली। लीबिया की त्रिपोली, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी क्या है? ए प्राग, बी क्यूटो, सी हवाना, डी ढाका। सी आंसर है इसका सी हवाना। क्यूबा की हवाना, बांग्लादेश की ढाका, इक्वाडोर की क्यूटो, चेक गणराज्य की प्राग। अगला प्रश्न, नॉर्वे की राजधानी? पाटगोरिका, ओस्लो, विंडहोक, मनीला। से आंसर है इसका बी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न, कोरोना नियंत्रण किस देश की मुद्रा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी म्यांमार, सी स्वीडन, डी युगांडा। सी आंसर है इसका सी स्वीडन। कोरोना स्वीडन की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा अफ्रीकी रेंड है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न है, रिगिट की मुद्रा की इकाई है? मलेशिया की, फिलीपींस की, वियतनाम की, थाईलैंड की। से आंसर इसका ए रिगिट है, मलेशिया की मुद्रा। थाईलैंड की थाई बात, वियतनाम की तांग, फिलीपींस की फेसिल। अगला प्रश्न है, रिगिट में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? ए निकोसियस, बी आक्रा, सी मोरोनो, डी हरारे। से आंसर है इसका सी मोरोनी। कोरोमेक्स संघ की राजधानी मोरोनेशिया, निकोसिया साइप्रस की राजधानी, अक्रा घाना की तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगला प्रश्न है, रेकयानिक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ए आइसलैंड, बी स्वीडन, सी नीदरलैंड, डी लातविया। से आंसर है इसका ए आइसलैंड। रेकवानिया आइसलैंड की राजधानी है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी। यह नगर अंटार्कटिका वृत्त के अंदर है। यहाँ सर्दियों में 4 घंटे धूप निकलती है और गर्मी में मध्य रात्रि तक सूरज निकलता है। देश का नाम है नीदरलैंड, राजधानी एडिनबर्ग, स्वीडन स्टॉकहोम, लातविया की रिगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की उनकी राजधानी सम्मिलित कीजिए।
ए जम्बिया, बी क्यूबा, सी रवांडा, डी बहरीन। ए हवाना 1, बी मनाना, सी लुआसा 4 किगाली। 1 2 3 4 से आंसर है इसका सी। जाम्बिया की लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली, बहरीन की मनामा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है? ए मनामा, बी माले, सी मास्को, डी मस्कट। सी आंसर है इसका डी मस्कट। मनामा बहरीन की, माले मालदीव की, मास्को रूस की, मस्कट ओमान की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम, बगदाद, डबलिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की, बगदाद इराक की, डबलिन आयरलैंड की, टोक्यो जापान की, काबुल अफगानिस्तान की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं। येन, जलाटी, डॉलर। सी आंसर है इसका सी जलाटी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा तथा मुद्रा जलाटी है। इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ए हंगेरिया फोरिट, बी हंगेरिया नायरा, सी हंगेरिया पाउंड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इसका ए हंगेरिया फोरिट। हंगेरिया की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न, यूरोप में कितने देश हैं? ए 28, बी 33, सी 44, डी 30। से आंसर है इसका सी 44। यूरोप महाद्वीप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें महाद्वीप में बसे की संख्या, देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश है जिनका हिस्सा यूरोप तथा एशिया दोनों में है। अगला प्रश्न है, माली की राजधानी क्या है? अल्जीरिया, मालदीव। माले किसकी राजधानी है? अच्छा, केन्या की मॉरिशस। से आंसर इसका बी मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1192 टापू, जिनमें से 200 पर बस्ती है। इसकी राजधानी माले है, सबसे बड़ा शहर है। इस देश की राजभाषा दिवेही माई है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। अगला प्रश्न, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस, डी इटली। से आंसर इसका डी। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए डार्वी, बी पर्थ, सी ब्रिस्बेन, डी होबार्ट। से आंसर इसका बी पर्थ। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहता है। ऑस्ट्रेलिया खोज 1767 में की इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कालगुर्गी व कुलगार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खाने। यह देश के विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति के प्रसिद्ध है। स्केट्यू 2200 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में है। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी भारत। से आंसर इसका ए चीन। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें 14 देश की सीमा स्पर्श करती है। यह देश उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम में है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे छोटा देश है नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका। से आंसर है इसका बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर 108.7 एकड़ है। वेटिकन सिटी एक प्रकार का रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार यह स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। अगले प्रश्न है, ग्रेनडा स्थित है अरेबिया सागर में, कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, उपरोक्त में से आंसर इसका बी। ग्रेनडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेनडीज के दक्षिण में स्थित एक देश है, जो ग्रेनडा द्वीप तथा छोटे छोटे 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बनता है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। अगला प्रश्न, स्वीडन की राजधानी का नाम? स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग, मैड्रिड। से आंसर इसका ए स्टॉकहोम। स्वीडन का स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, स्पेन की मैड्रिड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। से आंसर इसका ए बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन, घाना ये अफ्रीका में महाद्वीप है। अगला प्रश्न, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी राजधानी? ए उलानबटोर, बी कीव, सी बाकू,
डी ताशकंद से आंसर इसका सी बाकू। अजरबैजान की नदी बाकू या काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप तथा एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश अर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की है। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर में लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूरे सोवियत संघ का भाग था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी यूनान। सी आंसर इसका सी बेल्जियम। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित हैं, जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर स्थित सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन, डी यूनान। सी आंसर इसका बी इटली। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्र में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिथुआनिया, मोनाको, स्लोवेनिया तथा स्विट्जरलैंड। ये देश अल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक घटना की रक्षा के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। नोट, आल्प्स पर्वत पूर्णतः यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।